Hello everyone, welcome to my channel Net Education and welcome to my Telegram Diaries. So here you can see the session on Thorndike's theory and laws. ये सेशन स्पेसिफिकली जो आपका क्विज लिया गया था ऑन 27 मई उससे रिलेटेड है. इससे इस सेशन के अंदर हम थॉर्नडाइक थ्योरी के कई सारे लॉस करेंगे विथ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here you can see the first question on slide, which says कि dash is an experimentation with responses in order to provoke the positive reinforcement. यानी कि इसमें आपको बताना है कि किस ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन में, एक तरह के एक्सपेरिमेंट में जिसमें जो रिस्पॉन्सेज है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें. ठीक है, रिस्पॉन्सेज इन ऑर्डर टू प्रोवोक द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को उत्तेजित करने के लिए प्रतिक्रियाओं के साथ प्रयोग है. तो ये किसने कहा था, किस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है? ट्रायल एंड एरर, सोशल लर्निंग, मेमोराइजिंग या इनसाइट लर्निंग? सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, सो फ्रेंड्स हियर योर राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें मेनली ही प्रोवोक करता था कि हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेकर आए. एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसके अंदर रैंडम एक्टिविटीज हम करते हैं until and unless we are not reaches to the goal accidentally or प्लान अकॉर्डिंगली. मतलब हम यहाँ पे तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक हम अपने गोल, अपने सक्सेस की तरफ ना पहुंच पाए. ठीक है, तो थॉर्नडाइक प्रिंसिपल भी, थॉर्नडाइक जो थ्योरी है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको, अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट पता होगा कि कैट को एक स्किनर बॉक्स के अंदर, मींस पजल बॉक्स के अंदर उसको ट्रैप किया गया और ये देखा गया कि कैट किस तरह से अपने इंसेंटिव की तरफ पहुंचेगी. यानी कि कैट के को पजल बॉक्स में बंद करके वहां पे बाहर एक डिश में फिश रखी गई. हम यहाँ पे देखना चाहते थे, थॉर्नडाइक देखना चाहते थे कि क्या जो कैट है वो कई तरीके के ट्रायल्स करने के बाद अपने गोल की तरफ पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती. तो क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, कैट ने क्या किया, एक्सीडेंटली यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी उसको खींच दिया था. इस अटेम्प्ट करने से पहले भी उसने कई तरह की ट्रायल करी, जैसे कि शीशे को मारना, यहाँ पे दरवाजा खोलने की कई तरीके की उसने कोशिश की, जंप करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे कई सारे एरर आए. लेकिन एट द एंड उसको यहाँ पे सफलता मिली कि वो क्या करती, उसने एक्सीडेंटली वो लेवर को खींच दिया और डोर ओपन हो गया और उसे यहाँ पे इंसेंटिव, यानी कि कैट जो फूड है वो उसको मिल गया. इसी तरीके से यहाँ पे हम भी एज अ पर्सन हमेशा ट्राई करते रहते हैं टू गेट आवर सक्सेस. जब तक हम अपनी सक्सेस की तरफ नहीं पहुंच पाते, टिल देन वी आर कॉन्टिन्यूसली ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई. ठीक है, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर पूरा हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है. और जब तक हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तब तक हम उसके लिए ट्राई करते रहते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है, एक फैक्ट ये भी है कि जब तक हम अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाते तब तक कई तरीके के एरर्स आते हैं, कई तरीके के फेलियर्स आते हैं. यहाँ पे गोल की तरफ पहुंचना आसान नहीं है. कई तरीके के हिंड्रेंसेस, कई तरीके से रैंडम मूवमेंट्स हमें करने पड़ते हैं, कई तरीके के मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हमें, कई तरीके के अटेम्प्ट्स हमें करने पड़ते हैं, तब जाके हम अपने गोल की तरफ यहाँ पहुंचते हैं. ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करें क्वेश्चन को केयरफुली और इसे लॉ के साथ रिलेट करना सीखिए. क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए. आपको उसकी लैंग्वेज समझनी होगी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वो आंसर आपको देना पड़ेगा. सो बेटर यही होगा कि आप इन डेप्थ स्टडी करिए. इन डेप्थ स्टडी करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द स्टेट्स लीड टू कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्शन, whereas dissatisfaction, annoyance or pain leads to the weakening or stamping
आउट ऑफ द कनेक्शंस मीन्स अगर यहाँ पे सेटिस्फाइंग स्टेट है तो ये क्या कर रही है कि स्ट्रेंथ करती है, आपको गोल की तरफ लेकर जाती है। जितना आप पॉजिटिव है, जितना आप यहाँ पे सेटिस्फाई की जो स्टेट आपके अंदर है, संतोषजनक स्थिति आपके अंदर है, तो वो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाएगी, उतना ही कनेक्शन बैठाएगी आपके अटेम्प्ट का और आपके गोल की तरफ तक पहुंचना। लेकिन यहाँ पे अगर जितना ही अनॉइंस है, जितना पेन है, डिससेटिस्फेक्शन है आपको अपने काम से, वो आपको रोकता है, एज एन हिंड्रेंस ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ स्टेट करता है, स्टेटमेंट कौन से लॉ ऑफ थॉर्नडाइक के यहाँ पे स्टेट कर रही है, किसको ये फेवर कर रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, लॉ ऑफ इफेक्ट को, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। So according to you, what would be the right answer? Okay, so here you can see the right answer of this question, which is answer number second. So absolutely right. जिन्होंने यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड दिया था क्विज में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली गेन हो गया। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट क्यों है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये हमारा थर्ड प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक की थ्योरी का, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का ये हमारा थर्ड लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट कह रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो कई तरीके के हम ट्रायल्स करते हैं, कई तरीके के स्टेप्स करते हैं, तो ये एक तरह का सेटिस्फैक्शन भी हमारे अंदर ये उत्पन्न होता है, सेटिस्फैक्शन भी हमारे अंदर जनरेट होता है, उसी तरह ये हमारा डिससेटिस्फैक्शन भी हमारे अंदर जनरेट होता है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से ये जो स्टेप्स है, जो ट्रायल्स है, अपने आप पे हावी होने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इफेक्ट की ये सिग्निफाई करता है कि जो रिस्पॉन्सेज है, जो आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, आप क्या करते हो, उसको सीखते हो, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। लेकिन कई तरीके के ट्रायल्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपको फेलियर्स मिला होता है, तो आप क्या करते हो, उसे ओवरकम करते हो, उसे एलिमिनेट करते हो। तो ये सारा खेल आपका इफेक्ट का है। ठीक है, अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी शेरन एंड मेलनिक की, इनकी बुक है सक्सेस अंडर स्ट्रेस, तो ये अपनी बुक में कहते थे कि यहाँ पे जितना काम होगे, जितना आप कॉन्फिडेंट होगे, उतना ही आप यहाँ पे प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं करना, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस नेवर कम अंडर स्ट्रेस, सक्सेस कभी भी नहीं आ सकती जब तक आप यहाँ पे काम ना करें, उसके लिए कॉन्फिडेंट ना हो, काम ना हो, तभी आपको सक्सेस यहाँ पे मिल सकती है। और जितने भी यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन या अनॉयंस की जो कंडीशंस है, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, और निगलेक्ट करते ही आप अपने गोल की तरफ यहाँ पे उसे अचीव करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट एंड देन आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल देयर इज नो डाउट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So Thorndike, which principle, law based on this principle, that practice help in increasing the efficiency and durability of learning। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते वो आपको परफेक्ट नहीं बनाता। तो थॉर्नडाइक के किस लॉ से ये रिलेट करती है स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट को ये फेवर कर रही है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी को, लॉ ऑफ रेडीनेस को, लॉ ऑफ इफेक्ट को, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, या लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड को। What would be the right answer of this question? Okay, so congratulations. So here the right answer is law of exercise. Law of exercise आपका प्राइमरी लॉ है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग के, प्राइमरी लॉ जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, which comes under the list of the primary law, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह रहे हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज? लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अ स्टेट वेयर यू आर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस टू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग। मतलब जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही आपको आपके गोल की तरफ वो लेकर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक कहावत है यहाँ पे कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर करत निशान।
मतलब जब तक रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। उसी तरीके से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे परफेक्ट नहीं होगे। कई सारी सिचुएशन आएगी आपको आपके सामने कि आपको कई तरीके के हिंड्रेसेस मिलेंगे, आपको रोकने वाले मिलेंगे लोग जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पे हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपने गोल की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर हिम्मत है, अगर कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस ऑलवेज लीड्स टू परफेक्शन एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक एंटिसिपेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम ऑफ पैवलोव। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लॉ है या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है थॉर्नडाइक का जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम ऑफ पैवलोव से एंटिसिपेट करता है। ठीक है, उससे ये रिलेट करता है। कौन सा ऐसा लॉ है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। So here your right answer of this question is law of associative shifting. Law of associative shifting ये आपका सेकेंडरी लॉ के अंदर आता है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में। सेकेंडरी लॉ के अंदर ये आपका आता है। व्हाट इज एसोसिएटिव शिफ्टिंग? अगर आपने यहाँ पे पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डिटेल में पढ़ा होगा तो यू वुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो पैवलोव ने कंडीशनिंग करी थी डॉग की, तो उसके अंदर यहाँ पे कई तरीके के स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फूड को देखकर, फूड को स्मेल करके जो डॉग था वो सैल्यूएट करता था, लेकिन बाद में जाके पैवलोव ने उसकी कंडीशनिंग करी विद द बेल। बेल और फूड दोनों को आपस में उन्होंने एसोसिएट किया, स्टिमुलस दिए बेल और फूड आपस में, तब जाके डॉग की कंडीशनिंग हुई और वो सैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे डॉग इस तरीके से कंडीशन हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेल को सुनकर ही सैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लॉ ऑफ एसोसिएशन काम किया, यहाँ पे लॉ ऑफ एसोसिएशन काम किया बेल और फूड का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैट के साथ, उन्होंने भी दो तरीके के यहाँ पे स्टिमुलस को आपस में कंबाइन किया था, यहाँ पे एसोसिएट किया था, और तब जाके यहाँ जो कैट है उसकी लर्निंग हो पाई ट्रायल एंड एरर के मेथड के थ्रू, और वो अपने गोल यानी कि अपनी इंसेंटिव की तरफ पहुंच गई। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के अंदर आता है। तो ये डेफिनेशन देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ we may get any response of which a learner is capable associated with another situation to which he is sensitive। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है दो या दो से ज्यादा रिस्पॉन्सेस का, जो कि आपको लीड कर रहा है कि आप अपने गोल की तरफ यहाँ पे इजिली पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a subordinate law in Thorndike system of learning? मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का जो सीखने की प्रणाली है एक अधीनस्थ कानून है। मतलब आपको सबऑर्डिनेट लॉ बताना है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक में कौन कौन से लॉ होते हैं? प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी लॉज है इसे हम सबऑर्डिनेट लॉज कह रहे हैं। सेकेंडरी लॉज को सबऑर्डिनेट लॉज कह रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे स्लाइड्स देख रहे हैं लाइव है तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए लिस्ट बना के कि प्राइमरी के अंदर कौन कौन से हैं और सेकेंडरी के अंदर कौन कौन से हैं, फॉर द रिकॉलिंग पर्पस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो रिस्पॉन्सेस आना स्टार्ट हो गए। सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज आंसर नंबर फर्स्ट विच इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। सो फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी आपका सब ऑर्डिनेट लॉ है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। रिस्पॉन्स आपका है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, उससे अक्वेंट होके ही वो न्यू लर्निंग कर रहा है।
न्यू सिचुएशन में लर्निंग कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने लिखा हुआ है कि मान लो अगर आप यहाँ पे कार ड्राइव करना सीख रहे हैं, ठीक है, कार ड्राइव करना आप सीख रहे हैं, लेकिन कार ड्राइव करने से पहले अगर आपको यहाँ पे स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की स्किल्स पहले से आती है, जो आपने मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग से को कंट्रोल करने से, उसके हैंडल को कंट्रोल करने से सीखी थी, तो आप इजीली यहाँ पे सीख पाओगे। मतलब यहाँ पे न्यू लर्निंग कैसे होगी, आप अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस का यूज करके न्यू सिचुएशन में उसको लगाकर आप सीख रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशनिंग आपकी हो रही है, इस तरीके से आप यहाँ पे किसी न्यू लर्निंग को एक्वायर कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है कि देयर इज अ टेंडेंसी टू यूटिलाइज द कॉमन एलिमेंट्स इन न्यू सिचुएशन एज एग्जिस्टिंग सिमिलर इन दी पास्ट सिचुएशन। मतलब जो न्यू सिचुएशन में आप एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट करते थे पुराने सिचुएशन पे। जैसे कि कार चलाना सीख रहे हैं, तो कार चलाने से सीखने के लिए आपने उसके स्टीयरिंग को पहले कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, और आपने इसको कंट्रोल करना सीख रखा है। कैसे, अगर आपने यहाँ पे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाई हो तो आप इजीली उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हैव देमसेल्फ, विच लॉ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। मतलब गॉड उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो ये थॉर्नडाइक के किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, या फिर प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Good. So here you can see the right answer of this question, which is answer number first, law or readiness. Law of readiness इसको कह रहे हैं, यहाँ पे ऑफ होगा, law of readiness. So what is it? ये कह रहा है कि readiness आपका एक ऐसा लॉ जिसको हम law of action कह रहे हैं। law of action tendency, जब तक आप यहाँ पे कोई काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं करते, तब तक आप किसी काम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। रेडीनेस मतलब क्या है? रेडीनेस आपका एक तरह का प्रिपरेशन है किसी भी एक्शन को करने के लिए। जब तक आप खुद अपना यहाँ पे एक्शन नहीं कर पा रहे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी भी गोल को अचीव करने से पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गेट JRF, लेकिन JRF आपको ऐसे नहीं मिलेगा until and unless you practice hard। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ नहीं होगी, तब तक यहाँ पे आपको गोल अपना नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर यही है कि जितना आप उसके लिए रेडी है, जितना आप उसके लिए एक्शन करें, अच्छी एक्शन टेंडेंसी है, तभी आप अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे आप क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक्शन नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। अब जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, वो फंस गया है यहाँ पे, उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करने के बजाय खुद बैठ के रो रहा है और हेल्प कर रहा है, कि प्रेयर कर रहा है कि मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करो। लेकिन जब तक ये खुद अपनी हेल्प नहीं करेगा तो भगवान भी इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये खुद फायर एक्सटिंग्विशर उठा के आपको नहीं बुझाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। रोने से यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। या तो बैठ के रो लो या फिर आप यहाँ पे कुछ एक्शन कर लो, ठीक है। तो यही आपको कह रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक गोल नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से करो, रीड करके आराम से, और फिर इसको सॉल्व करो। अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो मैंने अभी इसकी एग्जाम्पल दे दिया है, और इसका राइट आंसर आपको यूं झट से पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लर्निंग ऑफ ड्राइविंग अ कार इज फैसिलिटेटेड बाय द अर्लियर एक्वायर्ड स्किल ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और इवन राइडिंग अ बाइसाइकिल, because perspective or maintaining a balance and controlling the handle helps in steering the car. Which law of learning is this? ये वही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कार वाला, कि आप यहाँ पे जो ड्राइव करना चाहते हो कार को, तो कार के जो आप लर्निंग कर रहे हो, ड्राइव करने की जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट कर रही है जो पुरानी स्किल्स आपको मिली हुई है। जो मोटरसाइकिल के हैंडल को संभालने का, बैलेंस बनाने का जो स्किल है, वही उसका यूज कर रहे हो आप कार की स्टीयरिंग को होल्ड करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए। तो एक
कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड. So here you can see the right answer of this question which is law of response by analogy. जैसे कि अभी डिस्कस किया था, वही वाले एग्जांपल से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था स्पेशली, ताकि आपको ये दिमाग पे अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाए और एग्जाम में अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओ. ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी था, ठीक है. आप इसको रिकॉल कर सकते हो, अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हो. और लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी मतलब कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ओल्ड एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे यूज कर रहा है कि न्यू लर्निंग को एक्वायर करने में, उसे एक्वाइंट होने से, ठीक है, उसे फेमिलियर होने से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. 2 क्वेश्चन थे, वो बहुत ही इजी थे, सो आई थॉट कि वो आपको आते ही होंगे और वो पहले भी काफी डिस्कस हुए थे. तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़े से ट्रिकी थे और उसी से रिलेटेड आज एक्सप्लेनेशन में लेके आई स्पेशली. तो ये क्वेश्चन देखो. लर्नर रिएक्ट सिलेक्टिवली टू द इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट इन द सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट्स द अदर फीचर्स और एलिमेंट्स व्हिच मे बी इररेलेवेंट और नॉन एसेंशियल. मतलब एक लर्नर है, वो सिलेक्टिवली रिएक्ट करता है इंपॉर्टेंट चीजों पे या जो भी असेंशियल चीजें हैं उसके लिए वो सिलेक्टिवली यहाँ पे एक्ट करता है. लेकिन उसी तरफ अगर जो चीज उसके काम की नहीं है, जो उसके मतलब की नहीं है, पर्पस सॉल्व नहीं करी, तो उसको वो निग्लेक्ट कर देता है, निग्लेक्ट करता है और इररेलेवेंट उसे कंसीडर करता है. तो आपको बताना है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड्स या लॉ ऑफ रेडीनेस. व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Okay, good. So here you can see the right answer of this question, which is answer number first, which is prepotency of elements. So friends, जो prepotency of elements है ये आपका थॉर्नडाइक लॉ का सेकेंडरी के अंदर आता है, सब ऑर्डिनेट लॉज के अंदर आता है यहाँ पे. अब यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स, होमोमैक्स, डिज्नी और प्राइम वीडियो का एग्जाम्पल क्यों दिया है, आप ही समझ सकते हो. जो चीज आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपको चाहिए, जो आपके पर्पस को सॉल्व हो रही है, उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, इन एलिमेंट्स को चूज कर रहे हो. और जो एलिमेंट्स आपके लिए बेकार है, जो चीज आपके लिए बेकार है, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो. सिंपल वे में आप प्रीपोटेंसी यहाँ पे कहता है आपको कि आपकी एबिलिटी कि आप क्या कर सको, चूज कर पाओ, डील कर पाओ विद असेंशियल एलिमेंट से और इररेलेवेंट एलिमेंट से. क्योंकि अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस हो, यहाँ पे अच्छी सीरीज मिले, तो यू कैन रेफर नेटफ्लिक्स. वैसे अगर आप चाहते हो कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का एक अच्छा सोर्स हो, तो यू कैन रेफर डिज्नी. तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो जो आपके लिए बेस्ट है और जो आपके लिए बेस्ट नहीं है. सिलेक्शन और रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स के अंदर. और यहाँ पे जो भी पर्सन है वो सिलेक्टिवली यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर हम जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सेशंस आते हैं. अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी बाय ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप you like this session. If you like this session, so share, like and subscribe my YouTube channel, which is NTA Net Education. Okay friends, till then stay blessed, enjoy learning and stay at home. Thank you.